आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से आज के इस पुस्तक लोकार्पण और परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री बी.एल. गौड़ द्वारा लिखित पुस्तक काव्य समग्र गीत, जो हंस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, का लोकार्पण और परिचर्चा करने जा रहे हैं। और आज इस लोकार्पण में हमारे बीच उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम श्रद्धेय माननीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष श्री राम माधव राय जी। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता का हमें सम्मान दिया। हमारे साथ हैं इस पुस्तक के लेखक श्री बी.एल. गौड़, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक इंजीनियर हैं, कहानीकार हैं और भी एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी हैं, जिनका के योगदान हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में काफ़ी अग्रणी रहा है। और इस तरीके से वो हिंदी राजभाषा अकादमी दिल्ली और हमारे भारत के संस्कृति मंत्रालय की जो हिंदी राजभाषा कमेटी है, उसके भी सदस्य हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पुस्तक की लोकार्पण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को चुना। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं श्रद्धेय राम बहादुर राय जी तथा प्रोफेसर रमेश गौड़ जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इस गीत पुस्तक काव्य समग्र गीत को इस युग समझा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका लोकार्पण किया जाए। जहाँ तक पुस्तक के परिचय की बात है, तो काव्य समग्र गीत एक पुस्तक गीतों की है, जिसमें 155 रचनाएं हैं और वो करीब मेरे पिछले 8-10 साल में जो लिखी गई रचनाएं हैं वो सब हैं। इसी का दूसरा भाग गीत समग्र कविता, वो अभी प्रेस में है। ये पहला भाग है गीत समग्र गीत। तो इसका लोकार्पण आज यहाँ हो रहा है। इस पुस्तक के जो गीत हैं वो प्रेम के गीत हैं, तो दर्शन के भी गीत हैं, बाल कविताएं हैं तो वर्षा के भी गीत हैं, मौसम के गीत हैं, पर्यावरण के गीत हैं, भगवान राम और कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए भी गीत हैं और गीत कोरोना काल के भी गीत हैं। वे कैसे हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय डॉक्टर ओम निश्चल जी, प्रोफेसर रमा जी और बालस्वरूप राय जी। तो उन सभी को जिनसे मैं परिचित हूँ, डॉक्टर अमित हैं, पांडे जी हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। तो तमाम यहाँ हमारे कैमरामैन और दूसरे लोग और लड़की, ये बच्चे जितने भी हैं कार्यकार, सभी में तो राम हैं, सिया के राम, उन राम की बात कर रहा हूँ। उनका एक सूत्र भी है, जैसे कि अब राम बहादुर राय जी ने मुझे थोड़ा सा अभयदान दे दिया है, तो उनका एक सूत्र है, मेरे पास भी कहीं से आया, और आप उसे देखिएगा। किसी भी नाम पर, पक्षी का नाम हो, पशु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, अंग्रेज का नाम हो, मुसलमान का नाम, किसी का भी नाम हो, उसके लिए कहा है उन्होंने कि नाम चतुर्गुण पंच तत्व मिलन, नाम चतुर्गुण पंच तत्व मिलन द्विगुणम प्रमाण, और तुलसी अष्ट सौभाग्य शेष बचे सो राम। कोई कहीं से ले लीजिए, अमर ले लीजिए, खलीफा ले लीजिए, गाय ले लीजिए, पशु ले लीजिए, जब आप उसका चौगुना कर देंगे, चतुर्गुण चतुर्भुज चौगुना कर देंगे और पंच तत्व में विलीन हो जाना है उन सबको, वो उसमें जोड़ देंगे और उसका दुगना कर लें, और तुलसी अष्ट सौभाग्यम उसे 8 से भाग कर दें तो शेष राम ही बचते हैं। देखिएगा आप कभी प्रयोग कर। तो मेरी तमाम कविताएं प्रकृति से आती हैं, तो इसी तरह से मैं ऐसे प्रैक्टिकल भी होती हैं। घूमते हुए मैंने देखा कि एक गुलाब का बड़ा फूल खिला हुआ है, उसकी पंखुड़ियों के ऊपर ओस के कण मैं देखता हूँ और वहाँ सोचता हूँ कि ये ओस के कण, इनका भाग्य क्या है, आगे क्या होगा। तो उसके कणों से निकल कर के जो शब्द आते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूँ लगा
क्या लगा कि एक पल को यूँ लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूँ लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। अब कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आ झुकेंगे ये धरा के भाल पर। अगर शहर से निकलकर कभी देहात जाने का आपको मौका मिले तो जब सावन की घटाएं, काली घटाएं झूमती हैं तो ऐसा लगता है कि धरा लेटी हुई है और बादल उसके माथे को चूम रहा है। तो कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। और आ झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन सात रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर, या बनेंगे बूंद फिर से, या बनेंगे बूंद फिर से आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर। और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को यूँ लगा कि जो किसी ने अंजुरी थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। और आगे देखें कि कविता कभी राजपथ की सड़कों की तरह सीधी नहीं चलती, ये ज़िंदगी भी सीधी नहीं चलती, बड़े मोड़ आते हैं। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे कवियों ने, हमारे शायरों ने सब ने कहा ज़िंदगी तो 4 दिन है। और बहादुर शाह जफर ने क्या कहा कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो ये मेरे भीतर का कवि अक्सर थोड़ा पागल भी होता है। वो कहता है जब ज़िंदगी 4 ही दिन की थी, 2 आरजू में चले गए 2 इंतज़ार में, तो हम जिए कब। और ये प्रश्न लेकर के मैं फिर फूल के पास पहुंचा कि तेरी भी ज़िंदगी 4 ही दिन होती है भाई, तो बताओ कोई तरीका। तो फूल ने क्या कहा मुझसे वो देखिए कि फूल बोला मुस्करा कर, फूल बोला मुस्करा कर ध्यान दे इस बात पर, फूल बोला मुस्करा कर ध्यान दे इस बात पर, है ज़िंदगी जब 4 दिन तो है ज़िंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर, तू झूम कर इसको बिता तू ज़िंदगी के गीत गा। न बात कर अंधियार की, नो डिस्ट्रेस, न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ, और 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर। और पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूँ लगा कि जो। और अंतिम पंक्तियाँ देखें इसकी कि हमारे समाज में और सारी दुनिया में आज तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक कहता है कि अरे कर गुज़र, मर गया तो क्या हुआ, खैर मकदम को खड़ी हैं हूरे जन्नत में। और एक कहते हैं कि इंद्र के दरबार में परियां नाच रही हैं। मुझे दोनों जब एक दिन मिले तो मैंने पूछा कि आप कब गए थे वहाँ पर। तो एक उत्तर देखने लगा, एक दक्षिण देखने लगा, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं था। तो मैंने अपनी मन की शांति के लिए गीता को देखा, और गीता जिसका 126 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है जैसा मैंने सुना है, वहाँ मुझे एक श्लोक नजर आया कि कर्मणे मावाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये कवि इतना पागल है कि वहाँ भी अटक गया। तो ये क्या कहता है कवि कि जब कदाचिन माँ फलेषु, जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, जब कदाचिन माँ फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है उस पार का अस्तित्व क्या, इस पार तो सब सत्य है उस पार का अस्तित्व क्या। और मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में हैं अप्सराएं, मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में हैं अप्सराएं, जो देख कर लौटे वहाँ से सत्य वो हमको बताएं। क्या पा सकोगे सत्य को तुम बैठ कर यूँ कूल पर, और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को यूँ लगा। अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि पुस्तक को लोकार्पित कर सभी की करतल ध्वनियों के लिए आग्रही हैं। गौड़ साहब के कवित्व पर चर्चा हो रही है और केंद्र में है उनकी यह काव्य कृति, काव्य समग्र गीत। तो इस अवसर पर सबसे पहले उन्हें बधाई, और इसके सुंदर मनोहारी प्रकाशन के लिए हंस प्रकाशन के स्वामी यहाँ पर श्री तिवारी जी बैठे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद। अकादमिक दुनिया की पुस्तकों
के बारे में बहुत अच्छे ढंग से, मनोयोगपूर्ण ढंग से छापने, नियोजित करने, उसे प्रस्तुत करने का काम भी कर रहे हैं। उनके साथ अन्य प्रकाशक भी हैं, लेकिन यहाँ पर वे इसलिए बधाई के पात्र हैं कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण जिसमें एक प्रकाशक भी उतना ही सहभागी है जितना एक लेखक होता है, एक शिक्षक होता है। उसका काम भी है कि वो पुस्तकों के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। तो बहुत बधाई आपको, और गौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई कि ये उनकी काव्य यात्रा के इस मोड़ पर अब जब ये जाल समेटने का समय है, तब वे बहुत ही उचित समय पर अपने इन गीतों के माध्यम से आए हैं। गीत कोई अलग विधा या अलग शैली नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि कविता की ही एक इकाई है। ये कविता की शैली है, ये कविता है। केवल इस बात के लिए कि कविता में जितनी भी शैलियाँ हैं, वे गीत हैं या नज्म है या शायरी है या सोनेट है या चौपाई है, दोहा है, कवित्त है, इत्यादि इत्यादि, सब मिलकर जिस विश्व की संरचना करते हैं वो कविता का विश्व होता है। हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने से, चूँकि हमारा पूरा आख्यान ही कवितामय है, हमने सारा अपना इतिहास, भूगोल हमने काव्य में ही लिखा, यानी कविता में कहानियाँ लिखीं। और ये जो यात्रा है, कहते हैं कि कवियों की कोख से पुनर्जन्म लेते हैं। वे एक अटूट परंपरा की इकाई होते हैं। इतनी बड़ी कवि परंपरा है, हम व्यास के वंशज हैं, हम वाल्मीकि के वंशज हैं, हम उस पुरानी परंपरा के वाहक हैं, जहाँ इस मोड़ पर आकर एक कवि अपने स्वर को निवेदित कर रहा है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो कि अनुनय के साथ। तो जब भी एक कवि का पुनर्जन्म होता है तो पूरी कवि परंपरा एक बार विचलित होती है, कुछ नया जुड़ने वाला होता है। चीज़ों को, जीवन के दर्शन को, मनुष्य के मनोविज्ञान को, समाज को, राजनीति को, मुझे लगता है कि कविता के अंतस्तत्वों के भीतर ऐसी कोई निषेधाज्ञा नहीं है कि उसमें क्या चीज़ नहीं आ सकती है। उसके विपुल अर्थ विस्तार में, अंतर्वस्तु में दुनिया की सारी चीज़ें समाई हुई हैं। ये बात अलग है कि फिर भी शिक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभाग, विभिन्न अनुशासन हैं, लेकिन कविता का अनुशासन ऐसा है जो या तो दिल से निकलता है या दिमाग से निकलता है। जब गौड़ साहब के साथ पूरी कवि परंपरा पर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि कविता का जन्म आख्यान कहने के लिए हुआ था। इसका जन्म कविता के रूप में जो विशेषत्व हैं, गुणसूत्र हैं, उसका आवाहन जब हुआ तो कविता सूत्रबद्ध हुई। आख्यान बहुत विस्तारित होता है, उसकी अंग उपांगों में पूरा जीवन दर्शन समाहित होता है, लेकिन कविता सूक्त की विधा है, सूक्त के सरीख है, सुभाषित के सरीख है। हमारे यहाँ की जो भी परंपरा के कवि हैं, उन्होंने अपने जीवन दर्शन को आत्मसात करते हुए, कोई गालिब है, कोई सूर है, कोई तुलसी है, उसे जीवन को सूत्रबद्ध किया, इकाइयों में उसे बदला। और इसलिए आज भी होठों पर सूर के पद, कबीर की साखियाँ या तुलसी की चौपाई और बड़े बड़े कवियों के उद्धरण हमारे दिमाग में होते हैं। जब बड़ी से बड़ी बात का समाहार करना होता है तो बड़ा से बड़ा विद्वान एक कोई गज़ल का टुकड़ा, एक किसी पद का टुकड़ा, एक कोई दोहा कह के उसका समाहार करता है, और मुझे लगता है कि उसी में उसका सारा सार समाहित होता है। तो मैं समझता हूँ कि यद्यपि यहाँ पर गीतकार इत्यादि कहने का चलन हमारे यहाँ पर है, गीतकारों ने अपनी दुनिया थोड़ी सिकोड़ी है। मैं मानता हूँ कि गुजारे लायक जो जगह मिल जाए उसमें गीतकार ने अपना आसन जमा लिया, जबकि गीत का आसन बहुत बड़ा आसन है। गीत ही कविता का प्रवेश द्वार है, सिंह द्वार है। आज के कविता परिदृश्य में, चूँकि मंच पर प्राचार्य महोदया हैं, हिंदी की अत्यंत विद्वान हैं, और आप जानते हैं कि शिक्षा के जितने अनुशासन होते हैं हिंदी में, वे सब आज के पाठ्यक्रम में समाहित हैं।
अब गीत और गज़ल भी पाठ्यक्रम में लिए जा रहे हैं, यह उदारता बढ़ती जा रही है। लेकिन एक समय जब अज्ञेय जी थे और उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया, तो तीसरा सप्तक या दूसरा सप्तक में गीत के अच्छे कवियों को सामने रखा। जिन गीत के कवियों में नई कविता के तत्व थे, नए समय और समाज के आवाहन और उसके उन्मीलन की क्षमता थी, वे गीत में कह रहे थे या कविता में कह रहे थे, इस बात को सोचे बिना उन्हें रखा। केदारनाथ सिंह को रखा, ऐसे अच्छे अच्छे कवियों को रखा। तो इसका अर्थ है कि कविता का जो विस्तार है, जो कविता की परिधि है, वो किसी गीत में, किसी चौपाई मात्र में अंतर्भूत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी संज्ञा है। और उस संज्ञा के सूत के या कहीं प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय जैसे बड़े कवि सामने थे। और जब वो गीत से विलग हुए तो सिर्फ इस कारण से कि कहीं गीत की जो अंतर वस्तु है उसमें उनकी वह संवेदना, वह वैचारिक संवेदना समाहित नहीं हो सकती जिसकी कि आज ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कवि जहाँ पर अलग होते हैं, वे कविता से अलग नहीं होते हैं। गीत अगर अपने अस्तित्व में हैं तो उसके बावजूद कि आज की आलोचना गीत से बाकायदे मुंह मोड़ कर चल रही है, वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज अगर गीत की पहली पायदान से कोई व्यक्ति शुरू होता है तो बड़े जीवन दर्शन की कविता तक कुछ जाता है। बी.एल. गौड़ जी की इन गीतों को पढ़ते हुए मुझे याद आता है कि अपनी उम्र में अब तक जिस ठाकुर प्रसाद सिंह जी, शंभुनाथ सिंह जी, रूपनारायण त्रिपाठी, श्रीपाल सिंह क्षेम, हिंदी कविता के जितने दिग्गज हस्ताक्षर लखनऊ या इन बड़े शहरों से प्रकट हुए और स्थापित हुए, और वे जहाँ तहाँ मिले, नरेंद्र शर्मा तक, आज आप देखें कि हिंदी कविता की आलोचना क्या इन मूर्धन्य हस्ताक्षरों, हिंदी कविता का स्वर्ण युग आया और कब चला गया? जब बच्चन थे, नरेंद्र शर्मा थे या केदारनाथ अग्रवाल थे। बड़ी वो जो पीढ़ियां हैं जिन्होंने गीत को छोटा मानकर गीत का सृजन नहीं किया। लेकिन मैंने कहा कि गीतकारों ने अपना आसन जमा लिया है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। लेकिन इस भावभूमि पर जैसे बच्चन जी गीत लिख रहे थे, नीरज लिख रहे थे, बड़े बड़े लोग लिख रहे थे, और बच्चन को सिर्फ इस बात के लिए हालाबाद में समाहित करने की चेष्टा की गई, तनिक तंज के साथ कि हालाबाद के साथ जो एक हास्य का भी उद्बोधक होता। लेकिन बच्चन अपनी अंतर्वस्तु में इतने विराट थे, अपने गद्य में इतने विराट थे कि उनकी विराटता को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अंततः वह हालाबाद ही सही, लेकिन वो स्थापित हुआ। लेकिन आप ठीक से अगर उन्हें बच्चन को पढ़ें तो एक व्यक्ति के जीवन में जितनी सोपान हो सकते हैं, श्रृंगार के, वियोग के, और पुनः यानी जीवन में जितनी टूटी हुई, बिखरी हुई जैसी संवेदना वाली स्थितियां होती हैं, उसमें व्यक्ति कैसे अपने को फिर से संगठित करता है। पूरा जीवन दर्शन आपको बच्चन के काव्य में मिलेगा। पग पग पर उनका निज और उनका सामाजिक प्रकट होता चलता है। गीत के साथ मैं आज भी ये मानता हूँ कि गीतकार बहुत सच्चा व्यक्ति होता है, क्योंकि बहुत भावुक होता है वो। लेकिन कविता भाषा का छल है। नए से नए कवियों को पढ़ता हूँ और तमाम कवियों को पढ़ने के बाद लगता तो है कि भाषा की इकाई में ये बात बहुत अच्छी कही जा रही है और इससे बेहतर बात नहीं की जा सकती। लेकिन लगता है कि क्या कवि कर्म से और कवि की जो संवेदना है उससे ये आत्मसात होते हैं विचार के? नहीं, लगता है कि विचार के धरातल पर कविता बहुत ऊंचाई से बोल रही है, लेकिन कवि उस ऊंचाई पर नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन कविता का मूल्यांकन टेक्स्ट से होता है, पाठ से होता है, कवि के व्यवहार से नहीं होता, आचरण से नहीं होता। आचरण और कवि कर्म का जो फासला है निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंधेरा भी समाज में बढ़ता है तो अंधेरे को गाने वाले गायक भी पैदा होते हैं, कवि भी पैदा होते हैं। मुक्तिबोध पैदा हुई अंधेरे में, लेकिन तब जबकि पूंजीवाद अपने या साम्राज्यवाद अपने शिखर पर था, तब एक मुक्तिबोध की आवश्यकता पड़ी। अब हमारे यहाँ कवियों की पूरी परंपरा को आत्मसात करें तो हर एक व्यक्ति का नाम लेंगे, कवि का नाम लेंगे तो उसका विशेषत्व तो सामने आ जाता। मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इस परंपरा, रघुवीर सहाय, कहीं लोकतंत्र है, कहीं धूमिल है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि नई कविता या कविता में या गीत में, मैं गीत को भी कविता मानता हूँ, आपने नया क्या दिया है, यानी कविता के स्थापत्य में क्या तोड़ फोड़ की है, क्या रचनात्मकता समाहित की है, इस बात के मायने ज़्यादा होते हैं।
इसलिए कविता अपनी परंपरा से होती हुई जब आधुनिकता और समकालीनता के पायदान पर पहुंचती है तो उसके साथ साथ जिस समाज और समय का वो नायक या वाहक होता है, उद्भावक होता है, उसकी संवेदना भी उसमें समाहित होती चलती है। इसीलिए जब बहुत सारी बातें गीत में नहीं कही जा सकती, कविता में नहीं कही जा सकती, तो आख्यान का जन्म हुआ और अन्य गद्य विधाओं का जन्म हुआ। तो अर्थ ये है कि और बहुत सारी विधाओं का एक ऐसा पुनर्विन्यास भी किन्हीं किन्हीं विधाओं में देखा गया कि उसमें कविता की भी सुगंध है, उसमें रिपोर्टाज की सुगंध है और उसमें रेखा चित्र की महक भी है। तो इस तरह से साहित्य का ये जो समूहन है, साहित्य का जो ये गुण सूत्र है, ये हमेशा कवियों के ध्यान में भी रहा है। इसलिए कविता जो गीत के रूप में उपस्थित है और ख़ास तौर से गौड़ साहब के गीत पढ़ते हुए मुझे भी इसमें कभी कभी कुछ छायावाद के तत्व भी मिले और वो बहुत अनिवार्य तत्व है। छायावाद हमारे यहाँ गीत का या कविता का शिखर माना जाता है, जिसमें जीवन दर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उनका निज भी बहुत ज़्यादा उसमें अटूट रूप से सांसारिक होकर प्रकट नहीं होता था। लेकिन कविता धीरे धीरे सांसारिक हुई, वो समाज के अंतर्वस्तु में शामिल हुई और अपनी स्मृतियों को सहेजने के लिए, ख़ास तौर से अपनी स्मृतियों को सहेजने के लिए गीत से बेहतर कोई विधा हो नहीं सकती थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि संवेदना जितनी सच्ची होती है गीतकार की, उतनी कवि की वैचारिक अन्विति में निहित जो कविता है वो उतनी सच्ची नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी उसे पच्चीकारी शामिल होती है कि वो एक प्रोडक्ट बन जाती है। एक उत्पाद बनाने के लिए कवि जितना बढ़ीगिरी करता है, वो उसमें जो है उसके विन्यास को उस तरह से वो लगभग नकली भी बना देता है। लेकिन चूंकि हमारा संसार, आलोचना का संसार अलग है, भावक और रसज्ञ का संसार अलग है, इसलिए जब भी हम गौड़ साहब के साथ अन्य कवियों की कविताएं पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह का संवेदनशील मन एक गीतकार के पास होना चाहिए, जो परंपरा से हमने सहेज रखा है, उस परंपरा की छवियां बीएल गौड़ जी के गीतों में भी निहित हैं। और यहाँ गौड़ साहब ने एक कविता का पाठ किया, न केवल वह बल्कि जैसे उन्होंने कहा कि प्रकृति में उनका मन रमता है, उनका मन या कवि का मन यायावर होता है, उसकी अनेक कविताएं इसमें हैं। रंग, रूप, गंध, रस, इन सारे तत्वों की उपस्थिति इसमें है। और गेह का निर्माण, वो तो आप जानते हैं कि इतने मतलब जैसे कि कभी अज्ञे ने कहा कि मैंने हवाओं में अपना घर बनाया है, तो इस घर बनाने की कल्पना उन्होंने एक गीत में की और आप जानते हैं कि उस निर्माण और उद्यम से भी जुड़े हुए हैं। और गेह के निर्माण करने के पीछे जो सांसारिकता का अनुराग है, वह पैदा करने की क्षमता भी इस कवि में है। जीवन दर्शन, जाहिर है कि हर गीतकार, हर कवि जब गीत लिखता है तो गीत के साथ साथ उसका जीवन और यह प्रवाह में संसार उपस्थित होता है। अनेक कविताओं में जिसमें जगत सत्यम, जीवन के रंग, डोली की कहार, तो कुछ इसमें मैंने कहा कि छायावाद के कुछ ऐसे तत्व भी इसमें मिलेंगे, लेकिन उत्तर छायावादी जिसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल, चतुर्वेदी चंचल, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, यहाँ खुद राही जी बैठे हुए हैं, उस दौर को 36 के दौर में वो उस दशक में या उस समय नरेश सक्सेना, राही जी, ये गीत, अब ये आखिरी पीढ़ी है राही साहब की, उस दौर में 60 और 70 के दशक के लिखने वाली पीढ़ी के अंतिम हस्ताक्षर हैं। उसके बाद 5 पीढ़ियाँ गीतकारों की अभी पैदा हुई हैं, हम कहें कि कवियों की पैदा हुई हैं। और ये अवश्य है कि अनेक अच्छे कवियों को हमने खो दिया है। गीत में वो मानक उपस्थित हो सके, इसकी ज़रूरत आज है। तो ये जो जीवन दर्शन है ये बहुत ही प्रबल है और कुदरत के साथ तो खेल हर कवि करता है, गौड़ साहब भी करते हैं। और जहाँ तक कुछ जनरल बातें मैं कहना चाहता हूँ कि गीत जो है वो सच्चे मन का प्रतिबिंब है। भाषा का जो स्थापत्य है, जो उसका लालित्य है, वो गीत में सर्वाधिक उपस्थित होता है। अनेक गीतकारों को पढ़ते भी कभी कभी आपको विंब में जहाँ कहीं अटक महसूस होती है, लगता है कि वहाँ के स्थापत्य में कहीं कोई जोड़ घटाव में कुछ गड़बड़ी है। तो गीत का कवि अपनी संवेदना की छतरी को जितना तान देता है, उतना ही कवि
उसको अपने तरीके से अपनी वैचारिक सत्ता के साथ, उन तमाम संकोचों के साथ कि उसकी कविता का आशय, वो जो कहना चाहता वो हो, गीतकार अपने मन को खोल देता है, खुली हुई संवेदना होती है। तो ये जो है, ये जो एक लिरिकल आवेग है जो गीत में होता है, वो कविता में भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस सभ्यता समीक्षा की बात आज के कवियों के लिए की जाती है, ख़ासतौर से मुक्तबोध के उस पद को ध्यान में रखते हुए, उस सभ्यता समीक्षक का वाहक गीतकार भी होता है, बल्कि वो संस्कृति का समीक्षक भी होता है, वो संस्कृति का निर्माता भी होता है। क्योंकि आज आप गीत पढ़ें तो मास अपील है, गीतकार कवियों में, गीत के कवियों में एक मास अपील है, और कवियों में जो शुद्ध नई कविता की धारा के कवि हैं वो क्लास अपील है, उसका एक इंटेलेक्चुअल पाठक है। तो गीत को इस तरह से कविता के रूप में सर्वाधिक दूर तक और जनमानस तक उपस्थित करने का काम गीतकार के रूप में जिस तरह B.L. गौड़ साहब ने किया है, वो मैंने तो इसको पढ़ा है, और जो लिखते हुए मुझे हमेशा लगा है कि मैं कुछ कहना छूट गया है। हर बार जब एक बड़ी कविता होती है, वो किसी की भी कविता हो, केदार जी की कविता हो, नागार्जुन की कविता हो, विनोद कुमार शुक्ल की कविता हो, हर बार आप उसे पढ़ते हैं तो लगता है कुछ कहना छूट गया है। जहाँ हमारी भूमिका समाप्त होती है वहाँ पर भी लगता है कि कुछ छूट गया है। ये छूट जाना एक बड़े कवि का एक लक्षण है। रही बात मूल चीज़ एको रस करुणेयो, जो कवि भवभूति ने कहा, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि गीतकार के भीतर जिस तरह की करुणा अपने आवेग में आती है, वो कवियों में उसकी वैचारिक प्रभुता के नीचे दब जाती है। इस करुणा के लिए ही मैं रामोदर त्यागी का जो पद है वो पढ़ना चाहता हूँ, और आप देखें कि कैसे वो कवि की पारिभाषिकी में अटता है, जिसके वाहक B.L. गौड़ जी भी हैं। वो पद है कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज़ पर नहीं लिखना, न गंगा जल न हलाहल न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना। ये कवि का उन्वान है, ये कवि का संदेश है। हर गीतकार जिन छोटी मोटी राहों से होकर गुजरता है, जिन पगडंडियों से गुजरता है, जिस धूल को रेशम सरीखा वर्णित करता है, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। हम जानते हैं चंदन और अबीर हमारे भारत की माटी नहीं है। धूल धूसरित को भी चंदन और अबीर कहकर संबोधित करता है। ऐसा कवि, ऐसा उदार चेता हृदय केवल बड़े कवि का होता है। B.L. गौड़ जी में एक बड़े कवि के लक्षण दिखते हैं मुझे, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। मैंने मन से इन्हें पढ़ा है, गुना है, और इन्हें गाया भी है। समय नहीं है, वरना मैं अपने स्वर में भी कुछ सुनाता। बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई सभी मंच के समाधित लोगों को, मेरा अभिवादन। एक गीत है, यानी कवि के कहे में ही उसकी आलोचना हो तो बहुत अच्छा है। ये है चुटकी में सारा दिन बीता, पढ़ना चाहता हूँ। पलक झपकते बीत गया दिन, सपनों के घर रैन, पलक झपकते बीत गया दिन, सपनों के घर रैन, जोड़ घटा में गई जिंदगी, पल भर मिला न चैन, पलक झपकते बीत गया दिन, सपनों के घर रैन। और पद देखें। पूरी उम्र बही कुछ ऐसे, जो मुट्ठी की रेत, पूरी उम्र बही कुछ ऐसे, जो मुट्ठी की रेत, बांझ हो गए सारे रिश्ते, जैसे बंजर खेत, सब कुछ पाकर भी जीवन में मन रहता बेचैन, जोड़ घटा में गई जिंदगी,
पल भर मिला न चैन। पद देखें। जाने कौन चुरा कर भागा सबके मन का नेह, जाने कौन चुरा कर भागा सबके मन का नेह, जाने रौनक कहाँ गई अब बेरौनक हर गे है। हमको लगता यह परिवर्तन भौतिकता की देन, जोड़ घटा में गई जिंदगी पल भर मिला न चैन। आखिरी पद है। घर घर में बाजार घुस गया बने सभी व्यापारी, घर घर में बाजार घुस गया बने सभी व्यापारी, ढोते सब जीवन को जैसे एक बड़ी लाचारी। अपनों के भी स्वागत में अब नहीं बिहसते नैन, चुटकी में सारा दिन बीता सपनों के घर रैन, जोड़ घटा में गई जिंदगी पल भर मिला न चैन। जब हम B.L. गौड़ साहब की यह गीत संग्रह हिंदी की मुख्य धारा की लगभग खत्म हो चुकी गीत यात्रा के लिए न केवल निर्णायक है बल्कि एक सीख भी है। गौड़ सर छंद मुक्त कविताओं के इस दौर में आपके इस गीत संग्रह को पढ़ना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में किसी नदी को महसूस करना। आज की कविताओं की भावनाओं की सरसता लगभग खत्म हो चुकी है और उसमें मुझे कई बार लगता है कि उसमें अनावश्यक विचारों ने प्रवेश कर लिया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कविता में विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन विचार भावनाओं पर हावी ना हो, कविता नारा ना लगे। मध्यकालीन कविता विचार भावना के कंधे पर सवार होकर चलती है, तभी कबीर आज भी पढ़े जाते हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकती कि गौड़ साहब आप कबीर हैं, और आप तो खुद स्वयं पुस्तक की पृष्ठ संख्या 43 पर कैसे बनूं कबीर, कैसे बनूं कबीर में आप कहते हैं, कैसे बनूं कबीर राम तुम्हारा रूप निहारूं, वह सूरज का तेज बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के, बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटे न मन की पीर, भव सागर की इस माया ने ऐसा जाल बिछाया, लगता जैसे इस मनवा ने जीवन व्यर्थ गवाया, मैं तो मानव साधारण सा कैसे बनूं कबीर, कैसे बनूं कबीर। यह ठीक बात है कि वे कबीर नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताओं का वितान उन्हें ऐसे गीतकार के रूप में अवश्य प्रस्तुत करता है जिसे अपने समय की पहचान और समाज की चिंता है। वे स्वयं पुस्तक की भूमिका में लिखते भी हैं। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है और वह हमारे मन को छूती है, कभी कभी झकझोर भी देती है। कविता के मूल में संवेदना है, कविता के मूल में राग है, तत्व है और संपूर्ण दृष्टि से सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। प्रेम गौड़ साहब की कविताओं का स्थायी भाव है। यह सच है कि प्रेम अनुभव की चीज है, ना कि अभिव्यक्ति की, और सदा प्रेम अभिव्यक्त हो ही नहीं सकता क्योंकि सच्चा प्रेम अनुभव किया जाता है। कवि यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझता भी है। उसे पता है कि जब वह अव्यक्त प्रेम स्वयं से महसूस कर लिया, अपना लिया, तो जीवन आसान हो जाएगा। स्वयं से अनुभव किया गया प्रेम ही मनुष्य के अंदर एक प्रेरणा बनकर उसका मार्गदर्शक करता है। सब कुछ जिसके माध्यम से जीता जा सकता है वह प्रेम ही है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रेम और सद्भाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रेम की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि इसकी यात्रा आंतरिक है। यह बाहरी जंजाल से मुक्त होता है।
इस हकीकत को गीतकार ने बहुत ईमानदारी से व्यक्त किया है। हम अपने जीवन भर परिवार समाज से प्रेम का दिखावा करते रहते हैं, लेकिन मन में होता कुछ और है। कवि इसी बात को गहरे भाव से सामने लाता है। अगर प्रेम है तो उसे व्यक्त करने की जरूरत नहीं, बल्कि वह आपके चेहरे पर, आँखों में, आपकी बातों में अपने आप उभरता है। सच कहें तो प्रेम अभिव्यक्ति से किसी भी साधन का मोहताज नहीं, अपना वास्तविक है। तो हजारों वर्षों से अंदर सोई हुई प्रेम की चेतना सूत्र बनकर जीवन को नई दिशा देती है। पृष्ठ 38 पर मन की लिखी बात में वे कहते हैं, काश कभी तुम पढ़ पाते वह, काश कभी तुम पढ़ पाते वह मन की लिखी किताब, जिसके हर पन्ने पर हमने लिखी अनकही बात। सागर तट पर जाकर हमने उंगली कलम बनाई, पाती लिखी प्रेम की, लेकिन तुम तक पहुंच ना पाई। एक जन्म की बात नहीं ये, जन्म जन्म के रिश्ते, ऐसी बात नहीं होती क्यों हम तुमसे मिलते। अगर ऐसी बात नहीं होती क्यों हम तुमसे मिलते। गौड़ साहब की कविताओं के कई रंग हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत संघर्ष का है। गीत सच में सुनने में जितना सहज लगता है, उसकी सृजन प्रक्रिया उतनी ही पीड़ादायी होती है। इन गीतों में संघर्ष का, दुख से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि जहाँ संघर्ष है वही जीवन धर्मिता भी है। कहीं कहीं व्यक्ति के अकेलेपन है, तो कहीं पूरे का पूरा मेला है। कहीं तनाई में समय काटने की विवशता है, तो कहीं उत्सव धर्मिता भी है। मन अकेलेपन और मेले से दूर एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ प्रकृति और जीवन सुरक्षित है। इसीलिए पृष्ठ संख्या 41 पर वे कहते हैं, चलो मन अब तुम ऐसे देश, चलो मन अब तुम ऐसे देश, जहाँ पर जब मन बसे है, जहाँ पर गीता सीता सी नारी हो, जहाँ पर सीता सी हो नारी, जहाँ के नर हों सभी विधे, जहाँ पर हो कोयल की कूक, भ्रमर की गुंजन का हो गान, जहाँ पर हो जितने भी हो आज़ाद, निर्झर हो पक्षी भरे उड़ान, निडर हो पक्षी भरे उड़ान, जहाँ पर हो निर्झर सा निर्मल सा नीर, जहाँ पर हो मुरली सी तान, चलो मन चलें उस देश। इसी तरह की अपनी यात्रा को आगे करते हुए इस संग्रह की कविताओं का कथ्य रामायण, गीता, वेद जैसे पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है, लेकिन उसे आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। कवि वहीं खड़ा होता है। दरअसल जहाँ वह खड़ा होता है, वहाँ खड़े खड़े कवि वहाँ बड़ा बन जाता है, जो इतिहास की भूलों पर प्रश्न उठाता है। चाहे वह ऐतिहासिक भूल हो या पौराणिक, साहित्यकार इसकी परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहेगा। वह हर व्यक्ति या घटना को कटघरे में खड़ा करता है, जिससे मर्यादा और मानवता में फर्क नहीं किया जाता। राम से एक भूल हुई थी, वह राज्य की मर्यादा में मानवता भूल गए थे। अपने गीत ए राम तुमने क्या किया 123 पर बीएल गौड़ जी कहते हैं, ए राम तुमने क्या किया, इतना कठिन निर्णय लिया कि एक दुर्जन के कथन पर त्याग दी पल में सिया। एक पल को भी ना सोचा, पल रहे जिसके उदर में, सूर्य वंशी तुम्हारे जन्म लेंगे किस डगर पे, कौन मानेगा कि कार्य तुमने मर्यादित किया। यदि तुम्हें करना यही था तो ना लेनी थी परीक्षा। तुम अच्छे परीक्षक ना थे अच्छे परीक्षक, जो परीक्षा पर परीक्षा कृत्य था वह जन विरोधी। बिन विचारे यह क्या किया, ए राम तुमने क्या किया। गौड़ साहब के कुछ गीतों में ही सही, लेकिन स्त्री की बहुत ही उसकी मनःस्थिति की बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। चूँकि मैं स्वयं एक स्त्री हूँ, इसीलिए इस तरह की कविताएं मुझे अंदर तक झकझोरती हैं। स्त्री के अंतर्मन से संवाद करती हुई गौड़ साहब के इस गीत को किसी विमर्श का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि एक स्त्री की अस्मिता पर उठाए गए समाज के प्रतिरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अक्सर स्त्री विमर्शधारी
कविताओं में स्त्री जीवन की तमाम विसंगतियों और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का रोना रोते हैं, लेकिन गौड़ साहब अपने गीतों में स्त्रीत्व के सम्मान की पूरी रक्षा करते हैं। आदरणीय गौड़ जी की कविता मनुष्य के लिए संघर्ष करती है। वे जहाँ भी कुछ भी गलत होता देखते हैं, चूकते नहीं हैं, अपनी बात कहते हैं। उदासी के दिनों में भी खुशी के पलों को ढूंढ लेना इनको मालूम है। यह भी सच है कि इनके गीत किसी चमत्कार या पुरस्कार के लिए नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि जब गीतकार केवल अपनी खुशी के लिए, स्वांता सुखाई के लिए लिखता है, अपने अंदर छिपे बसे हुए सुख दुख के ज्वार को, उस भाटा को बाहर निकालने के लिए गीतों की रचना करता है, तब वे सफलतापूर्वक गीत हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। उनकी कविताओं पर सत्य का, समय का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। लगता है कि कवि पूरा अपना जीवन सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है। वे अपने समय से बाहर निकलकर फंसाते रचने वाले साहित्यकार नहीं हैं। किसी तरह की वे फंतासी रचना नहीं चाहते हैं, कल्पना के लोक में जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो उन्हें दिखाई देता है, जो अनुभव करते हैं, अपने गीतों में अपने विचार भाव को प्रस्तुत करते हैं। बहुत सहजता से जो भाव आया वही उनकी कविता का हिस्सा बना। जीवन की आपाधापी में मानव को अपनी ही सुध नहीं है, बल्कि वह सिर्फ भाग रहा है, और भागते भागते गौड़ साहब मनुष्य को कहते हैं, जिसकी अभी अभी चर्चा भी की गई थी कि जीवन बीतता जा रहा है, इस जीवन को सार्थक करने के लिए रुको, जीवन को गुनों और गीतों के माध्यम से कुछ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुल मिलाकर इस संग्रह में हिंदी और ब्रज को मिलाकर लगभग 153 कविताएं संकलित हैं। मुझे लगता है ये सभी कविताएं अलग अलग भावबोध की ज़मीन पर रची गई हैं। यह कहा जा सकता है कि गौड़ साहब की गीतों का जो कथ्य और शिल्प वो आने वाली पीढ़ियों को अवश्य ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि सभी में एक मानवीय संवेदना और प्रतिरोध को एक साथ चलने की समझ पैदा हो सके। और शुरू में जब हम ओम निश्चल जी को सुन रहे थे, तो पुस्तक के प्रारंभ में ही उन्होंने लगभग 10 पृष्ठों की गीत की धूप पर कुछ क्षण, मुझे लगा कि वो गीत की धूप पर जो कुछ क्षण थे, 10 पृष्ठ पढ़ते पढ़ते वो 10 पृष्ठ इस तरह से थे जो हमें पूरे लगभग 264 पृष्ठ पढ़ने के लिए विवश कर देते हैं। उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। पुस्तक के प्रकाशन के लिए हंस प्रकाशन के हरेंद्र तिवारी जी हमारे बीच में हैं, उन्हें भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। और आज के माहौल में प्रकाशक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इसी तरह के न केवल गीतकारों को, बल्कि इस तरह के गीत संग्रह, इस तरह की पुस्तकों को सामने लेकर आएँ, हमें पढ़ने के लिए विवश करें, चर्चा के लिए विवश करें। और अपनी बात को समाप्त करते करते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम में आदरणीय श्रद्धेय राम बहादुर राय जी की उपस्थिति हम सबको आश्वस्त करती है कि हमें भी इसी तरह से पढ़ने पढ़ाने का काम करना चाहिए। और बात फिर से गौड़ साहब की, उन्हीं की कुछ पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि इस गीत संग्रह के पृष्ठ 135 में कहते हैं वे, जहाँ मन से ताजमहल बनते हैं, मन से ताजमहल बनते हैं से अपनी बात समाप्त करूँगी। मन को कभी न थकने देना, मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं, मन से ताजमहल बनते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सादर नमस्कार। गीत क्या है इस पर मैंने लिखा था, गीत पर लिखा था। एक कविता थी उसमें गीत पर आता है, तो वो आपको सुनाना चाहता हूँ कि गीत क्या है। गीत किसी खिलते गुलाब की पाखुरी, गीत किसी खिलते गुलाब की पाखुरी, गीत किसी मोहन की बत्ती बांसुरी, गीत किसी खिलते गुलाब की पाखुरी, गीत किसी मोहन की बत्ती बांसुरी, गीत किसी मंदिर का पावन दीप है, गीत किसी मंदिर का पावन दीप है, जिसके आगे विनत अंधेरा आसुरी, गीत व्याप्त है हर कोमल संबंध में, गीत व्याप्त है हर कोमल संबंध में,
गीत महकता है हर पावन गंध में, कह सकता है कौन कि पहली बार ही वाणी मुखरित नहीं हुई थी छंद में। कह सकता है कौन कि पहली बार ही वाणी मुखरित नहीं हुई थी छंद में। कोई मनमौजी विहंग है गीत जो युग विशेष के बंधन से उन्मुक्त हो, पंख पसार उड़ा करता हर काल पर गीत किसी खिलते गुलाब की पाखुड़ी। तो ये गीत के बारे में मुझे गीत पढ़ते हुए गौर साहब के ये बात याद आई। और जब गीत पूरी तरह से छाया हुआ था, अब वो जानते हैं, निश्चल जी भी जानते हैं कि गीत का कितना वातावरण होता था। कब सम्मेलन में जाते थे, गीत पढ़ते थे। कीर्तिकारी भी बैठी है तो अब भी गीत पढ़ती हैं। तो गीत जब बहुत लोकप्रिय थे तो उस समय इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे जाते थे कि एक एक पंक्ति दिमाग पर बैठ जाती थी। जब मैंने शुरू किया कवि सम्मेलन में जाना, तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन उसमें आते थे और शिवमंगल जी बड़े अच्छे गीत सुनाते थे। उनकी एक पंक्ति भूलती नहीं है कि मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। तो ये गीत का बड़ा वो तो, मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही मुड़ गया था। रमानाथ अवस्थी बहुत ही लोकप्रिय थे और उनका ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था कि तुमने मुझे बुलाया है मैं आऊँगा, तुमने मुझे बुलाया है मैं आऊँगा, बंद न करना द्वार देर हो जाए तो। तुमने मुझे बुलाया है मैं आऊँगा, बंद न करना द्वार देर हो जाए तो। वीरेंद्र मिश्र बहुत लोकप्रिय थे, उनका ये गीत बहुत प्रसिद्ध था। तू सिसकती शाम सा गमगीन है, तू सिसकती शाम सा गमगीन है, आ तुझे खिलती किरण तक ले चलूं, गीत के रूपम गगन तक ले चलूं, तू सिसकती शाम सा गमगीन है। तो ये वीरेंद्र मिश्र जी की। और नीरज जी तो आप जानते ही हैं कि कितने लोकप्रिय थे। तो उनका एक गीत बहुत प्रिय था उस समय, मैंने चाहा बहुत कि अपने घर में रहूं अकेला, पर मैंने चाहा बहुत कि अपने घर में रहूं अकेला, पर जो द्वार शाम ने बंद किया वो द्वार सुबह ने खोल दिया। जो द्वार शाम ने बंद किया वो द्वार सुबह ने खोल लिया। तो नीरज जी का ये बहुत मशहूर था। और शंभुनाथ सिंह का ये था, मन का आकाश उड़ा जा रहा पुरवैया धीरे बहो। तो ये एक गीतों का वातावरण था, गीत छाए हुए थे। बाद में गीतों का लेखन उतना अधिक मात्रा में नहीं रहा और गद्य कविताएं लिखी जाने लगीं और तरह तरह की लिखी जाने लगीं। तो ऐसे दौर में जब गीत का वातावरण फिर से बनने लगा है, तो तब हमारे सामने ये समग्र गीत संकलन जो गौर साहब का आया है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है गीत के लिए, मैं समझता हूँ। और उसमें तो मैं पढ़ रहा था तो उनके यूँ तो अब उतना समय नहीं है कि इतने अधिक इसमें सुनाने लायक गीतें उद्धरणीय हैं कि देखो उनका करना मुश्किल, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते जिन गीतों के जिन अंशों ने मुझे ख़ास तौर पे गौर साहब के गीतों के अंशों ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया, वो आपके को सुनाना चाहूँगा। ये गीत का अंश मुझे बहुत अच्छा लगा कि ए हिमखंड गलो मत ऐसे, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली। देखिए हिमखंड का गलना, उम्र गलने से जोड़ना, ये अपने आप में कविता
की एक बहुत सुंदरता है। ए हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। ए हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली। एक और गीत का अंश जो विशेष आकर्षक मुझे लगा कि जब भी मौसम करवट लेता होती नई गज़ल। गीत में उन्होंने गज़ल का जिक्र कर दिया है कि जब भी मौसम करवट लेता होती नई गज़ल, यादें मन को धुनती जैसे धुन का धुने रुई। यादें मन को धुनती जैसे धुन का धुने धुनई, ऐसे में तेरी कुछ बातें करती बहुत अधीर। और जो बिंबों का जो इन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत अच्छा लगता है। कहीं कहीं ये कहते हैं कि सन्यासी हो गया सवेरा, जोगन पूरी शाम हुई। सन्यासी हो गया अंधेरा, जोगन पूरी शाम हुई। चली रात झूठे सपनों ने गिरते, अच्छा जोगन पूरी शाम हुई, चली रात झूठे सपनों ने। और फिर लिखते हैं कि गिरते निर्झर का गीत लिखूं या लिखूं नगर की चहल पहल। कवि के सामने आज ये बड़ा प्रश्न आता है कि वो प्रकृति की बात करे कि वातावरण की बात करे। जैसे माहौल बन रहे हैं, जैसे संबंधों में दरार पड़ती जा रही है, तो वो कहते हैं कि गिरते निर्झर का गीत लिखूं या लिखूं नगर की चहल पहल, या सूर्योदय के स्वागत में मैं लिखूं भोर की कुछ हलचल। तो ये ब्रह्म से उपजा जगत जब है नहीं सत्यम, तो भला फिर ब्रह्म भी कैसे हुआ सत्यम। तो गौर साहब के जब मैं गीत पढ़ रहा था तो उनमें बहुत विविध मुझे रूप दिखाई दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि बी.एल. गौड़ जी ने अपनी बात परिचय में एक उल्लेख किया था गुलाब की पाखुड़ी की, और ये भी कहा था इन्होंने कि कभी पागल होता है। तो मैं कहूँगा बी.एल. गौड़ जी से कि पागल शब्द को काट दीजिए और कहिए कभी धुनी होता है। हम लोग बोलचाल में वैसे कहते हैं कि ये आदमी सनकी है, और उसी अर्थ में गौड़ जी ने भी उसका उल्लेख किया। मैं कहूँगा कि शब्दों का बड़ा महत्व है, और हम कहें जिसको हम सनकी और पागल कहते हैं, उसको अगर आप कहें कि धुनी आदमी है, यानी एक अपनी धुन उसने अपने अंदर उसके की अंतरात्मा में, उसकी रगों में, उसके रोम में जो बात बैठ गई है, उसके लिए वो जीता है। और जो धुनी होता है वही कवि भी होता है। मैं ये कहूँगा कि कविता या गीत जो भी है वो ज्ञान का हिस्सा है, और ज्ञान जगत में दो तरह के ही हैं। अगर मैं बर्ट्रैंड रसेल के कथन का उल्लेख करूं, तो बर्ट्रैंड रसेल ने ज्ञान को दो हिस्सों में बांटा है, और एक बड़े दार्शनिक थे बर्ट्रैंड रसेल। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर आज तक लोग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान दो तरह का होता है, एक परिचय और दूसरा ज्ञान। उनके शब्द है एक्वेंटेंस और नॉलेज। तो मैं ये मानता हूँ कि जो परिचय होता है वो बाहरी चीज़ होती है,
और ज्ञान जो होता है, मैं ये समझता हूँ कि वो दरअसल जो अपने को जान लेता है वह ज्ञान के करीब पहुँच जाता है। जैसे मान लीजिए बी.एल. गौड़ जी ने फूल का उदाहरण दिया। मैं ये कहूँ कि अगर ज्ञान की दृष्टि से फूल को देखें तो कोई गुजर रहा है, उस तरफ फूल खिला हुआ है, उसकी सुगंध, साधारण आदमी का तो रिश्ता इसी से है कि ये फूल सुगंध दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये बाहरी परिचय है। लेकिन अगर कभी उधर से गुजर रहा है तो उसी फूल में वो प्रेम को खोजने की कोशिश करेगा। और कुछ हद तक बी.एल. गौड़ जी ने भी यही किया है। और गायक अगर उधर से गुजरेगा तो उसी फूल में गीत खोजने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए अगर कोई वैज्ञानिक उधर से गुजरे तो वो फूल को तोड़ेगा, उसकी छानबीन करेगा, एक बोतल में बंद करेगा, लेबल लगा देगा और उसके जो रासायनिक तत्व हैं उसकी वो खोज करने लगेगा। ये सब जो है वो बाहरी परिचय है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो फूल के करीब पहुँचता है वही माध्यम है गीत का भी, कविता का भी, तो वो ज्ञान के करीब पहुँचता है। और इसी अर्थ में बी.एल. गौड़ जी का जो अभी संग्रह ये एक आया है, दूसरा आने वाला है। और ओम निश्चल जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जाल समेटने के मौके पर ये संग्रह आया है। तो मैं ओम निश्चल जी से असहमति जताता हूँ और कहता हूँ कि ना तो राही जी, मैंने पूछा गौड़ साहब से कि राही जी की उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे 20 दिन बड़े हैं। तो अब ये दोनों को हम अगर ये कहें कि जाल समेटने वाला समय है तो इनकी कविता नहीं फूटेगी, फिर तो कुछ और होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों जाल को फैलाने वाले लोगों में से हैं और समर्थ लोग हैं। क्योंकि अगर जाल समेटने का भाव आ जाएगा तो ज़िंदगी बड़ी नीरस हो जाती है। लेकिन आपको अगर जीवन का तत्व जानना है तो जैसे आज बहुत अच्छा दिन है, पुस्तक के लोकार्पण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा पर गौड़ साहब की पुस्तक का लोकार्पण होना कोई संयोग नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इनको बुद्धत्व प्राप्त हो रहा है, ये घोषणा है। और बुद्ध ने क्या संदेश दिया? बुद्ध ने कहा कि ये क्षण तुम्हारे पास है। और आप जरा देखिए इनकी कविताओं में भी जो जिन कविताओं का उल्लेख हुआ है, मैं उसको पढ़ करके और आपका समय नहीं लेता ज़्यादा, लेकिन रेत वाला संदर्भ अगर देख लें तो ये कहने की कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई मनुष्य हो और किसी भी महाद्वीप का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास तो वही क्षण है जो क्षण में हम खड़े हैं, जिस क्षण में हम बैठे हैं, जिस क्षण में हम सांस ले रहे हैं, उसके आगे का कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बी.एल. गौड़ जी की और कविताओं का उल्लेख हुआ है यहाँ,
दो कविताएं ऐसी हैं जिनको आप पढ़िए। रमा जी ने विधिवत कविताओं के पेज नंबर बताए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने जो पलट करके देखा था, तो मैं पेज नंबर बताने की धृष्टता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गलत हो जाएगा तो कटघरे में खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन दो कविताएं मेरे मन को छूती जो इसमें हैं। एक, जब ये गांव को याद करते हैं, उसकी एक पूरी कविता है। और कोई व्यक्ति गांव को याद करे तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे बीच में महात्मा गांधी से कम नहीं है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1942 में एक अमेरिकी पत्रकार जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखता है और कहता है कि मैं गांधी जी के साथ एक सप्ताह रहना चाहता हूँ। उस पत्रकार का नाम था लुई फिशर। बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि कोई न जानता हो, सब लोग उसको जानते हैं। लुई फिशर की सिफारिश लेकर के नेहरू जी गांधी के पास गए और गांधी जी ने हाँ किया। लुई फिशर उनके साथ एक सप्ताह था और उस एक सप्ताह के दौरान उसने जो गांधी जी से बातचीत की, वो उसकी एक किताब भी आई है। आप जो भी आप में से रुचि रखता हो वो उस किताब को पढ़ सकता है। ए वीक विथ महात्मा गांधी। उसमें एक सवाल है जो इसका संबंध गौड़ साहब की इस कविता से भी है और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने पूछा कि अगर अब देश आज़ाद होने जा रहा है, उसको लग गया था कि 42 हो या 43 इससे फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु अंग्रेज ज़्यादा दिन यहाँ रहेंगे नहीं। तो उसने पूछा कि ये देश जब आज़ाद हो जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? तो गांधी जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले एक काम करना चाहता हूँ। देश की सत्ता जो बम्बई में है, आजकल मुंबई वो कहलाती है, जो मद्रास में है, बंगलोर तब उतना बड़ा नहीं था, कलकत्ता और दिल्ली, 4 शहरों का गांधी जी ने नाम लिया और कहा कि देश की सत्ता जो इन 4 शहरों में है, मैं उसको देश के 7.5 लाख गांवों में बांट दूंगा। जब कोई कभी अपने गांव को, गांव के आसपास को याद करता है, तो मैं ये पाता हूँ या महसूस करता हूँ कि गांधी से वो जुड़ रहा है और गांधी के सपने को याद कर रहा है। सपना पूरा हो ना हो अलग बात है, लेकिन सपने को जिंदा रखना भी एक बड़ी बात होती है। और इसी तरह से दूसरी जो कविता है जिसका जो मेरे मन पर जिसका असर है, वह है कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि बताओ या बताना कि मैंने वृंदावन क्यों छोड़ा। तो मैं आपको कहूँ कि गौड़ साहब ने इस कविता में वो कहानी बताई है कि कृष्ण ने वृंदावन क्यों छोड़ा, और कृष्ण ने वृंदावन छोड़ते समय जैसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक गीता कही थी, उसी तरह से वृंदावन में भी एक गीता कही थी जो कम लोग जानते हैं। कृष्ण ने 3 गीता कही है।
एक गीता कही है कुरुक्षेत्र में, दूसरी गीता कही है गोपियों को, और तीसरी गीता कही है उद्धव को। तो इस कविता में तीनों गीता है, और इसलिए बी.एल. गौड़ जी को इस कविता के लिए भी, इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ और आप सबका मैं आभार मानता हूँ।